क्योंकि 400 लाने का हैबिट डेवलप होगा तब जाके 500 में जा पाइएगा। कभी कल जो पढ़ाए हैं उसको एक बार देख लीजिए। तो कल का क्लास से भी ऑब्जेक्टिव आया हुआ है प्रीवियसली, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल होता है, बाहर के सर्किट में करंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, अंदर के सर्किट में कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि इट इज़ नॉट कंपलसरी कि ऑल द टाइम सॉल्ट ब्रिज यूज होगा ही, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में होता है। LHE एनोड रहता है, RHE कैथोड रहता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड का पोटेंशियल हायर रहता है और एनोड का पोटेंशियल लोअर रहता है, करेक्ट है ना। एनोड का प्लेट का साइज मास डिक्रीज करता है और कैथोड का साइज प्लेट का मास इंक्रीज करता है, राइट। इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोमेटालर्जी में। मेटालर्जी ना जानते हैं ना, या रिफाइनिंग ऑफ मेटल में इसका हम लोग यूज करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब हम लोग आज का टॉपिक में लेते हैं स्टूडेंट EMF ऑफ द सेल। चलिए सबसे पहले आपके माइंड में ध्यान सुनिएगा, ये लेमन लैंग्वेज है, इसे बोलते हैं ना, ये हाई पावर का बैटरी है, ये लो पावर का। तो हाई पावर का बैटरी मतलब इस बैटरी का एफिशिएंसी ज़्यादा है या कम है, ये किस बात से जनरली होता डिपेंड करता है। सर पोटेंशियल देते हैं, कितना वोल्ट का बैटरी है, बोलते हैं 1.2 वोल्ट का बैटरी दीजिए, तो 2 वोल्ट और 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, पता है कि नहीं। और 2 वोल्ट क्या रहता है, किसी का पोटेंशियल रहता है या पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, करेक्ट। जैसे बैटरी आप जो लेक्लांची सेल नाम सुने, ड्राई सेल, उसका एक और नाम है लेक्लांची सेल, ऐसे देखते होंगे। निप्पो का बैटरी या एवरेडी का, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस रहता है। इसके बीच में अगर वायर लगा दिया और सर्किट कंप्लीट कर दिए तो बल्ब जल जाएगा या फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। तो EMF ऑफ द सेल का मतलब, एक मिनट लिखवाऊँ दूँगा, मतलब इफिशियंसी ऑफ सेल। किस बात का इफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो के लिए। तो एक लाइन लिखिए, द इफिशियंसी ऑफ सेल इज डिटरमाइंड बाय the efficiency of cell is determined by the tendency of LHE, LHE का मतलब एनोड समझ रहे हैं ना, the tendency of LHE to lose the electron to RHE, lose the electron to RHE, and the tendency of RHE to accept the electron, and the tendency of RHE to accept the electron, comma, a measure of cell efficiency, a measure of cell efficiency is called as electromotive force, EMF of the cell is called as electromotive force, ब्रैकेट लिखिएगा, EMF of the cell। लिखिए, EMF is also defined as EMF is also defined as the difference in potential across LHE and RHE, across LHE and RHE, due to which across LHE, अब हैबिट डालिए LHE और RHE का, across LHE and RHE,
ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल फ्रॉम बोले फ्रॉम वेयर टू वेयर, एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड। अब 1 मिनट और रुकना है। ये तो समझ में आ गया। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको पढ़ाया नहीं हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये बाद में इस पे आएंगे। बट ये इक्वेशन पक्का आप जानते होंगे, बिना इसका तो क्लास 12 पास नहीं किए होंगे। नेक्स्ट इक्वेशन, राइट। और ये क्या था, ये मतलब सेल, राइट। ये बाद में लेकर आएंगे नेक्स्ट इक्वेशन, बट यहाँ पे मुझे एक लाइन लिखवाना था, तो ये इक्वेशन देखने से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। इसका मतलब है कि EMF ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन फॉर ए गिवन रिएक्शन। तो गिवन रिएक्शन के लिए तो n कांस्टेंट हो जाएगा, F है यहाँ पे फैराडे, फिक्स वैल्यू है, तो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, करेक्ट। और ये है रिएक्शन क्वेसेंट, क्या है बताएंगे रिएक्शन क्वेसेंट क्या होता है। इसके अंदर क्या रहता है सर, कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकता है और प्रेशर भी हो सकता है। इफ़ गैसेज आर इन्वॉल्व, इफ़ केमिकल सब्सटेंस में गैस रहेगा तो क्या रहेगा, प्रेशर। इसका मतलब है कि किसी भी बैटरी का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का EMF डिपेंड्स ऑन व्हाट, टेम्परेचर फॉर ए गिवन रिएक्शन। रिएक्शन गिवन हो गया तो n फिक्स कर देंगे, राइट। फॉर ए गिवन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर। इन तीनों को अगर कांस्टेंट रखते हैं तो आपका जो बैटरी है वो कांस्टेंट पोटेंशियल सप्लाई करेगा, क्या करेगा, कांस्टेंट। लेकिन इसमें से कुछ भी अगर वैरी होगा तो क्या पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा या चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये वैल्यू अगर 1 हो गया तो हम लोग सब लोग जानते हैं log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो उस टाइम पे सेल का EMF E0 के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E0 के बराबर हो जाएगा, करेक्ट। इन सब बातों पे हम लोग बाद में बात करेंगे, बस एक लाइन और लिखिए। EMF ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर इफ गैसेज आर इन्वॉल्व। टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, किसका कॉन्सेंट्रेशन, केमिकल सब्सटेंस का जो सेल रिएक्शन में इन्वॉल्व है, जो सेल रिएक्शन का पार्ट है, राइट। टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर इफ गैसेज आर इन्वॉल्व। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बन गया, राइट। अगर ये मतलब सेल को कांस्टेंट रखना है, अगर इफ वी वांट टू मेक द EMF ऑफ द सेल इज कांस्टेंट, तो क्या क्या को फिक्स कर दे, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, तो ये कांस्टेंट रहेगा, राइट। नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक होता है स्टैंडर्ड EMF, करेक्ट, और एक होता है EMF एट एनी कंडीशन, है ना स्टूडेंट। तो देखते होंगे स्टैंडर्ड EMF को हम लोग E0 से इंडिकेट करते हैं, किसे इंडिकेट करते हैं, E0। और EMF एट एनी कंडीशन को किसे इंडिकेट करते हैं, इससे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, बट स्टैंडर्ड EMF कब मानेंगे, तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड कंडीशन, कौन सा कंडीशन, बोलिए बोलिए कौन सा स्टैंडर्ड कंडीशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन, कितना पे, वेरी गुड। स्टैंड एक्चुअली हम लोग लैब में काम करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि STP, इसलिए मैं दोबारा आपको रोका, फिर किया। स्टैंडर्ड कंडीशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता है RTP, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, 25 डिग्री C एंड 1 atm।
इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या माना गया है? स्टैंडर्ड कंडीशन। और सारे केमिकल सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन शुड बी टेकन एज यूनिट कॉन्सेंट्रेशन। कितना? यूनिट कॉन्सेंट्रेशन। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए टेम्परेचर कितना रहेगा? 25 डिग्री सी। और प्रेशर कितना रहेगा एवरीवन? 1 atm। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल केमिकल सब्सटेंसेस कितना? 1 m लिखना है। ठीक है, तो एक कंडीशन है। इस कंडीशन को मेंटेन करते हुए जो ईएमएफ आएगा उसी का हम लोग नाम क्या बोलेंगे? इनॉट सेल। लेकिन अगर एक कंडीशन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो जो ईएमएफ आएगा उसको इनॉट सेल बोलेंगे या ई सेल बोलेंगे? ई सेल बोलेंगे। तो अब डिफरेंस समझ में आ गया कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कंडीशन एंड कंडीशन एट कोई भी एनी आर्बिट्रेरी कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग कंडीशन टेम्परेचर क्या रखेंगे? 25 डिग्री से। प्रेशर कितना? 1 atm। और सारे अगर कॉन्सेंट्रेशन लेना है तो जितना भी सेल रिएक्शन में केमिकल सब्सटेंस है सबका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा? 1 m रहेगा। दिस इज द कॉल्ड। इस कंडीशन पर जो आप ईएमएफ निकालेंगे, जो ईएमएफ का वैल्यू मिलेगा दैट इज कॉल्ड ईएमएफ द ई नॉट सेल। बाकी कंडीशन में मिलेगा वो क्या बोलेंगे? ई सेल। ठीक है, चलिए अब एक और पॉइंट बनाइएगा। EMF ऑफ सेल इज लिखा हुआ है, पॉइंट को मैं रिपीट कर रहा हूं लेकिन फिर भी लिखिए। EMF ऑफ सेल is measured as difference of potential of anode and cathode. EMF of cell is measured as difference of potential of anode and cathode. कॉमा, यहाँ देखिए, what the difference between electrode potential and cell potential? सेल पोटेंशियल, ये मतलब सेल का मतलब क्या है? ई सेल। वो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, राइट? दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब किसी एक प्लेट का पोटेंशियल, राइट? तो उसका हम लोग नाम क्या देंगे? जहाँ पे जो काम होते रहेगा उसके अकॉर्डिंग नाम दे देंगे। जहाँ पे ऑक्सीडेशन होते रहेगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना? ओपी। जहाँ पे रिडक्शन होते रहेगा उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। तो भाई किसका पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे? एलएचई का पोटेंशियल क्या बोलेंगे? बोलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एलएचई का मतलब एनोड। एनोड पे क्या होता है? यस, समझ में आ गया? उसमें कंटिन्यू कीजिए। द पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। The potential of half cell is called as electrode potential. देखिए, दो स्टूडेंट का मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, ये आप लोग के लिए मोटिवेशनल है। हालांकि 3 स्टूडेंट यहाँ पे जाकर, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है क्योंकि मैम यहाँ पे 10 साल से हैं। पहले तो परमिता देवनाथ, दूसरा विपांच देखा 608 मार्क्स। फिर इस बार जो जेनिस से शायद मिलवाया होगा आप लोग को, तो सबको पढ़ाया हुआ। तो अब बड़ा मतलब जब कंप्लीट करके आता है तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है टीचर पे। जब तक कंप्लीट नहीं किया तो लगता है पता नहीं क्या होगा। प्लीज़ अपने बायो के फैकल्टी के साथ, इवन कि मैं तो चाहता हूँ कि मुझसे भी ज़्यादा उनके साथ ट्यूनिंग बैठाइए, क्योंकि पहले ही फर्स्ट डे ही मैं बोल दिया कि बायो अच्छा हो जाएगा, केमिस्ट्री मैं संभाल लूँगा, फिजिक्स संभाल लूँगा। लेकिन बायो अगर नहीं समझेगा तो नहीं संभाल पाएगा। इसलिए जितना अच्छा से, एक होता है ट्यूनिंग बैठाना पॉजिटिव ट्यूनिंग, पॉजिटिव माहौल, एक होता है निगेटिव माहौल। तो एक दूसरे को कॉपरेट करना है, क्योंकि आपका रिजल्ट होने से टीचर को बहुत खुशी होगी। मुझे आपके शक पे और टैलेंट पे शक नहीं है, बट होता क्या है ना कि 2 साल से आप चीज़ों को ऐसे ना रैंडम वे में देखे हुए हैं कि अभी सिस्टमेटिक होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। बट आप एक बार ट्रस्ट करके देखिए, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, हाँ टीचर है भाई तो थोड़ा तो ज़्यादा पढ़ाएगा। अगर उसका बॉटनी, किसी टीचर का बॉटनी है तो आप सोचिए बिल्कुल वही लाइन पढ़ाए जो आएगा, ये पॉसिबल है?
सर रामायण का पूरा समरी बता दीजिए, तब मज़ा आएगा। पूरा रामायण का जर्नी देखना पड़ेगा, वैसे ही उसमें पूरा थोड़ा मिर्च मसाला मिलाना पड़ता है। जब टीचर बनिए तो समझ में आएगा। अब आखिर सिर्फ की पॉइंट थोड़े बोलते रहेंगे, की पॉइंट डाइजेस्ट हो पाएगा? सर दूध नहीं, डायरेक्ट बटर डाइजेस्ट ही नहीं होगा। इससे सब कुछ पूरा कहानी बनाना पड़ता है। टीचर बनिएगा तो उस टाइम पे होता है। चलिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बोलिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना टाइप का, कौन कौन सा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑनलाइन में स्टूडेंट सुन पा रहे हैं? इसे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा। अब मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डिफिनेशन बताइए। बड़ी मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अभी नहीं बोला सर उस प्लेट का पोटेंशियल इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी ऑफ, यस, उसी को एक एनोड का है ना वो, तो एनोड पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी, राइट। तो एक लाइन लिखिए, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। It is the tendency of an electrode to get oxidized. It means it is the tendency of an electrode to lose electron. It means it is the tendency of an electrode to lose electron. तो रिडक्शन पोटेंशियल का क्या रहेगा? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट रिड्यूस्ड। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट रिड्यूस्ड। इट मीन्स टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो देखिए स्टूडेंट, ध्यान सुनिएगा, जिस तरीके से पूरे सेल का, तो पूरा सेल का ये का मतलब क्या? डिफरेंस। बट ये तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो जिस तरीके से पूरे सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है, उसी तरीके से हाफ सेल का भी स्टैंडर्ड होता है। क्या है? तो हाफ सेल में स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन रखेंगे, हाफ सेल में स्टैंडर्ड कंडीशन मेंशन रखेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट यहाँ देखिए, प्रैक्टिकली पेपर पे नहीं, पेपर पे सॉल्व करने के लिए मैं हाफ सेल का भी निकालने के लिए सिखा दूंगा। बट प्रैक्टिकली इट पॉसिबल टू मेजर एग्जैक्ट पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल? क्यों? अब एकता मत दिखाइए कि हाँ वो बोल रहे हैं तो सब लोग बोलेंगे। बोलिए क्यों? आप बोलिए। आपका आंसर सही था कि नो? रीजन क्या है? सर ऐसा लगा कि होना चाहिए नो। एक लाइन का इतना सिंपल आंसर है, पूछिए मत। सर प्रैक्टिकली ये करेंगे तो सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा, बट आपने सिखाया कि रिडॉक्स रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन होगा तो किसी को रिडक्शन होना पड़ेगा। सिर्फ ऑक्सीडेशन पॉसिबल है? नहीं है। दिस इज द रीजन। इसका मतलब सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो वहाँ पे रिडक्शन भी होना पड़ेगा। इसलिए प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, बट पेपर पे है पॉसिबल। पेपर पे सर कैसे पॉसिबल है? मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि आपका एक हैबिट है कि आप काम कर सकते हैं, किसी किसी का रहता है कि मतलब उसके पास बैठे रहिएगा ना तो सारा काम वही करेगा, लेकिन उसका कंडीशन है कि कोई बस बैठा रहा है, बोर फील करता है अदरवाइज। तो आपने कोई इन दो लोगों को दिया प्रोजेक्ट, दो मिलाकर ग्रुप में, सारा काम आपने किया, बट कंडीशन था कि वो साथ में रहें, राइट? तो उनका कंट्रीब्यूशन और सारा कंट्रीब्यूशन आपका। तो पेपर पे हम लोग ये काम कर सकते हैं,
या पेपर पे नहीं भी कर सकते हैं तो हम लोग किसी भी हाफ सेल का पोटेंशियल मेजर करने के लिए एक SHE बना के रखते हैं। क्या बना के रखते हैं? फुल फॉर्म? यस, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उसका सेट कर दिया गया है 0 वोल्ट। कितना वोल्ट? तो 0 को किसी में प्लस करें या माइनस करें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं करेगा। तो हम लोग SHE को ऐड करके रखते हैं। इसका मतलब किसी भी हाफ सेल का निकालना रहता है तो उसके साथ SHE को ऐड कर देते हैं। तो सर SHE ऐड करने से उसका सिर्फ कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? तो SHE का कंट्रीब्यूशन 0 रहेगा, तो जो भी वैल्यू आएगा वोल्ट आएगा वो किसका रहेगा? उस पूरा हाफ सेल का रहेगा। इतना आसान बात था, समझ में आ गया है? चलिए अब लिखिए। तो इस पर हम लोग SHE पे अभी SHE पे आए नहीं, जस्ट मैंने एक बात बोला कि प्रैक्टिकली एक्चुअली किसी भी हाफ सेल का नहीं बता सकते हैं, बट पेपर पे आपको हाफ सेल के लिए भी मैं नास्ट इक्वेशन दे दूंगा। ठीक है, मैं बताऊंगा, अभी उसको रखने दीजिए। दिस इज नॉट द राइट टाइम। मतलब ये बात समझ में आया? इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है और इसका भी हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोड दो टाइप का, एनोड और कैथोड। ये हो गया क्या? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम लोग लिख रहे हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। अरे हो गया टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं आप, मटेरियल मैंने जिससे बना हुआ है, राइट। और जितना यहाँ पे टाइप पढ़ाएंगे पूरे आपके सिलेबस में वही 3 टाइप रिपीट होगा। ठीक है, बस वो 3 टाइप देखना है। तो पहला कैटेगरी है मेटल एंड इट्स आयन, राइट। और मेटल एंड इट्स आयन में जिस मेटल का रॉड रहेगा, अगर ये मेटल M का रॉड है तो यस उसी का सॉल्यूशन रहेगा। सेम मेटल का सॉल्यूशन रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समझ में आ गया? इस टाइप के इलेक्ट्रोड में जैसे देखिएगा, जो मैंने डेनियल सेल में दिखाया था ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसी कैटेगरी का था। एनोड में था या कैथोड में? दोनों में। जो मेटल था उसी का आयंस था। कॉपर सल्फेट तो कॉपर का रॉड, जिंक सल्फेट तो जिंक का रॉड। तो सर सल्फेट का रोल? सल्फेट का वहाँ पे कोई रोल नहीं था, वो सेल रिएक्शन का पार्ट नहीं था। वहाँ पे मेन सेल रिएक्शन का पार्ट कौन था? कॉपर और कॉपर 2 प्लस, जिंक एंड Zn2 प्लस। करेक्ट है ना? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर मेटल एंड इट्स आयन एक कैथोड बन सकता है या एनोड बन सकता है? सर ये दोनों बन सकता है, हाँ या ना? एक कैथोड भी हो सकता है और एनोड भी हो सकता है। यहां देखिए स्टूडेंट, तो अगर एक एनोड बनेगा तो एनोड का मतलब कौन सा रिएक्शन? LHE। LHE का मतलब यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट है ना? एक मिनट ध्यान से देखिएगा, एक कौन सा रिएक्शन लिख रहे हैं? तो जो रिएक्शन लिखा रहेगा उसके सामने उसका पोटेंशियल अगर लिखना चाहते हैं तो उस रिएक्शन के रेफरेंस में लिखा रहता है। अरे मैं रिएक्शन लिखा तो इसके रेस्पेक्ट में ही लिखूंगा। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन? बोलिए ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऐसे लिखिएगा भाई, कैसे? M से Mn प्लस, लेफ्ट से राइट में जाइएगा, जो नज़र आएगा वही होगा। M से Mn प्लस होना और रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। अरे क्या है? OP है। क्या है? OP है, करेक्ट। और नेक्स्ट यहाँ देखिएगा,
कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल, हाफ सेल का कंस्ट्रक्शन के लिए कैसे करते हैं? पहले क्या लिखे? एक मिनट, ए डबल वर्टिकल लाइन किसके लिए यूज करते हैं? सॉल्ट ब्रिज के लिए। डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज के लिए। और सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में कौन रहता है? एनोडिक कंपार्टमेंट, राइट। और सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड में क्या रहता है? पेपर पे कैथोडिक कंपार्टमेंट। तो वही काम यहां भी करेंगे, राइट। इसका मतलब है कि एम से Mn प्लस, एम से Mn प्लस, करेक्ट। और इस Mn प्लस में अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C है तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे बार बार आप ऐसा कंपार्टमेंट थोड़ा बनाइएगा, उसको शॉर्टकट में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। और यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन दिखाते हैं, करेक्ट है ना, एम से Mn प्लस। और इस वर्टिकल लाइन को बोलते हैं फेज बाउंड्री। बोलिए, तो ये सॉलिड है, किस फॉर्म में है? लिक्विड में है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? फेज बाउंड्री। और डबल वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में क्या रहता है? बोलते ही नहीं हैं, LHE। और राइट हैंड साइड में क्या रहेगा? RHE। और ये क्या रहेगा? फेज बाउंड्री, ठीक है। देखिए, इसका मतलब है कि इसी रिएक्शन को, पहला एक्सरसाइज यही रहेगा। मैंने एक्सरसाइज जो बनाया हूँ ना, उसको मजाक में मत लीजिएगा, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। इसमें जितना डिफरेंट क्वेश्चन बनाए हैं उसका फिर से क्वेश्चन आपको कहीं का नहीं छूटेगा, बट एक छोटा से छोटा बात उसमें लिया गया है। तो एक्चुअल में ये यहाँ देखिएगा क्वेश्चन कैसे रहे हो सकता है। ए देकर ए बनाने के लिए बोलेंगे, बात तो समझिए। और ए देकर ए लिखने के लिए बोलेंगे, नहीं समझे? रिएक्शन देकर रिप्रेजेंटेशन, और रिप्रेजेंटेशन देकर रिएक्शन। आज किसी रिएक्शन के सामने जो पोटेंशियल लिखा रहेगा उस रिएक्शन के लिए मीन करेगा। अगर इसके सामने पोटेंशियल लिखा हुआ है और इस रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या रहेगा? OP रहेगा। अगर रिएक्शन रिडक्शन रहता तो इसके सामने जो पोटेंशियल लिखा रहेगा वो क्या रहेगा? RP रहेगा। करेक्ट है ना? क्लियर? ठीक है। एक नहीं, कंसंट्रेशन नहीं आ जाएगा, कुछ लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए स्टूडेंट, एक मिनट, यहाँ पे कोई करंट के फ्लो के लिए कुछ एक्स्ट्रा वायर यहाँ पे डालने का रिक्वायरमेंट है? यहाँ से तो वायर लेके जाएंगे ही, बट इस सॉल्यूशन के से नहीं है। कभी कभी देखते हैं प्लेटिनम का रॉड यूज करते हैं, भाई, राइट। तो वहाँ पे कोई मजबूरी रहा होगा। यहाँ पे कोई अगर सपोज कीजिए मेरे पास कॉपर और उसका आयन है, तो कॉपर रॉड में तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो ही सकता है। कंडक्टिविटी के मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कॉपर रॉड के थ्रू जा सकता है, राइट। बोलिए, हाउ मेनी नेचुरल एमिनो एसिड? 22। दो में सल्फर होता है, सिस्टीन और सिस्टाइन, और वही दो पूछा हुआ है। एक्चुअली वही दो पूछा, सच बता रहा हूँ। किसी को यकीन नहीं तो 2015 से लेकर 20 के बीच में IIT का JEE मेन का क्वेश्चन देख लेगा। मतलब दो में सल्फर होता है ना, सिस्टीन और सिस्टाइन। और सिस्टीन से सिस्टाइन जाने के लिए ऑक्सीडेशन करते हैं और उल्टा आने के लिए रिडक्शन करते हैं। कितना एमिनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है? अच्छा, ये बायो में नहीं है, मतलब बायो में ऑप्टिकल आइसोटोप है या नहीं है? ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट वन, ग्लाइसिन। एक्सेप्ट वन इज व्हाट? और ऑल नेचुरल एमिनो एसिड अल्फा एमिनो एसिड है, बीटा नहीं है। अभी समझ में आ रहा है कि अल्फा क्या होता है? समझ में आ गया? एसिड के जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं, उसको बगल वाले कार्बन को बीटा बोलते हैं, अब बगल के बगल वाले को गामा बोलते हैं, ठीक है।
बोलिए, थोड़ा सा मैं भी आज बायो पढ़ ही लेता हूँ। प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? पक्का? तो 2 अमीनो एसिड से कितना प्रोटीन बनेगा? 2 डिफरेंट अमीनो एसिड है, उसे कितना प्रोटीन बना सकते हैं भाई? आप ही तो बोल रहे कि सर बिल्डिंग ब्लॉक है, उसमें कुछ बोलते हैं ना डाइपेप्टाइड, फिर बोलते हैं उसको फील भी करते हैं, समझते भी हैं। 2 अमीनो एसिड से 2 प्रोटीन बनेगा। मैं बता दूंगा केमिस्ट्री में, मुझे केमिस्ट्री का ही सिलेबस है। 2 अमीनो एसिड से कितना? 2 प्रोटीन बनेगा। उसमें पेप्टाइड लीकेज बनता है। पेप्टाइड लीकेज में तो क्या कुछ नहीं है, एमाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड इज व्हाट? नमस्ते में एमाइड नहीं जानते हैं आप? रेजोनेंस नहीं किए हैं ऐसा? यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है, यही पूछा हुआ है। वाई पेप्टाइड बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर? स्टैंडर्ड नाम दे दिए, एमाइड है भाई, रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाता है, राइट? कुछ है? नहीं है। 2 प्रोटीन बनता है, प्रूफ कर देंगे लास्ट क्लास में। और 3 अमीनो एसिड से कितना बनेगा? एलानाइन, ग्लाइसिन और ल्यूसिन, इससे 3 बनेगा। ABC, BCA, CAB, सॉरी ABC अगर 3 है तो BCA और CAB लिंकेज का डिफरेंट होता रहता है, ठीक है? तीनों अलग अलग कंपाउंड बन जाता है, ट्राइपेप्टाइड। तो 3 अमीनो एसिड से कितना प्रोटीन? 3 बन सकता है। क्या बोले? वो चैप्टर सिर्फ मैं 1 आवर पढ़ाऊंगा। अभी सोचिए बायो तक मैं पढ़ा दूँ तो नहीं पढ़ाऊंगा, बट आपको मोमेंटम दे देंगे। जहाँ से कि बायो में जो पढ़ाया गया है उसको आप समझ लेंगे। वो पढ़ाएंगे अंडर द हेडिंग बायोमोलिकुल्स, कार्बोहाइड्रेट पढ़ाते रहेंगे, ठीक है? बट बहुत होप मत रखिएगा अमीनो एसिड में बायो टाइप का, मतलब मैं उतना पढ़ा दूंगा जितना तक केमिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया? अगर ये रिडक्शन रहता है, यहाँ देखिएगा, तो भाई ये तो मेटल एंड आयन दोनों हो सकता है ना, कैथोड भी हो सकता है और एनोड भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे एनोड बनता तब हम लोग ऐसे लिखते, हाँ या ना? तो इसके आगे जब प्रेजेंट करेंगे तब कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? लेफ्ट से जो हो रहा है वो कीजिएगा। तो क्या हो रहा है? Mn प्लस से M, तो M यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, E नॉट M N प्लस, और यहाँ से यहाँ आइएगा और जो होगा वही हो रहा है यहाँ पे। तो N प्लस से 0 होना मतलब रिडक्शन, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है? और ये वैल्यू कितना? इसको क्या बोलिएगा? E नॉट RP। अब एक मिनट, ये इसका सिर्फ मैं स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि इसका E नोट ही रहेगा, हो सकता है इसका कॉन्सेंट्रेशन 1-2m हो, तो हम लोग दोबारा निकालेंगे। ये वैल्यू मैंने इसका निकालेंगे, बट इसका ये वैल्यू मुझे डेटा चाहिए होगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये लिखने का मतलब ये नहीं कि इसका वैल्यू E नोट ही रहेगा। E नोट डेटा मैंने दिया, अब इसका E हम लोग निकालेंगे, E हाफ सेल, जो भी फार्मूला बनेगा उससे, करेक्ट? बट इसके आगे जो स्टैंडर्ड वैल्यू दिया रहेगा वो उस रिएक्शन के लिए मीन करेगा, करेक्ट? चलिए स्टूडेंट, अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे बोला था ना कि व्हाट द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब जनरल टेंडेंसी क्या था कि जिसका इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो। तो मान लेते हैं कि आपको जिंक और कॉपर 2 रॉड दे दिए, 2 मेटल, और तब बोलेंगे लेकिन दोनों को कंपेयर, एक मिनट, किसी चीज़ को कंपेयर करना चाहते हैं तो कुछ तो चीज़ें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि दोनों का आयंस 1m कर दिए कंपेयर करने के लिए। तो अब बताइए, नहीं लगता इसका इलेक्ट्रोपोएटिव कैरेक्टर ज़्यादा है और इसका इलेक्ट्रोपोएटिव कैरेक्टर कम है?
तो इसका इलेक्ट्रोपोएटिव कैरेक्टर ज़्यादा है भाई, तो इसको इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा, तो इसका ऑक्सीजन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसका ऑक्सीजन पोटेंशियल कम होगा। एग्री? इसका ऑक्सीजन पोटेंशियल ज़्यादा, इसका ऑक्सीजन पोटेंशियल। एक मिनट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देकर ऑक्सीडाइजिंग पावर या रिड्यूसिंग पावर, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका होता है? ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होगा ना, एजेंट का, उसका कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसके पास भगवान क्या पावर दिए हैं? ऑक्सीडाइजिंग पावर, राइट? तो एक मिनट, इन दोनों में किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा रहेगा? होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग पावर, इसका ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी ज़्यादा, तो इस दूसरे के लिए क्या, कौन सा काम करेगा? तो जिसका ऑक्सीडाइजिंग पावर, जिसका ऑक्सीडेशन होने, खुद का ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी ज़्यादा है भाई, तो खुद ऑक्सीडेशन होगा ना, या दूसरे को ऑक्सीडेशन होने देगा? तो खुद का ऑक्सीडेशन का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा तो दूसरे को क्या करवाएगा? जितना इसका हाई पावर और खुद का ऑक्सीडेशन का रहेगा तो दूसरे को उतना ही तगड़े तरीके से रिडक्शन करवाएगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, उसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होता है। क्या मैंने सही बोला? है या ना? तो इसको हम लोग आगे देखेंगे, इस पर ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, आएगा। चलिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले बताइए कि क्या आप लोग मेटल एंड इट्स आयन का सेल रिएक्शन, हाफ सेल और उसका रिप्रेजेंटेशन लिख लेंगे? तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे भाई? Mn प्लस, लेकिन जो भी आयन रहेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल, मिडिल ब्रैकेट में दिखाते हैं या स्मॉल ब्रैकेट में? ये भी ट्रिक है, ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। मिडिल ब्रैकेट में नहीं दिखाते हैं, कन्वेंशन क्या है? स्मॉल ब्रैकेट में। और यहाँ पे दिस वन, सही है ना? यहाँ से यहाँ, बट यहाँ पे कोफिशिएंट मत दीजिएगा, हो सकता है कि यहाँ पे कोफिशिएंट 2 हो, क्या क्या हो कोफिशिएंट, बट यहाँ पे और यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कोफिशिएंट को हम इंडिकेट नहीं करते हैं। चलिए, हो गया? इसको हटाया जाए तो मेटल एंड आयन का कुछ एग्जांपल बताइए सर। जिंक एंड Zn2 प्लस, इससे आप दोनों बना सकते हैं, कैथोड भी बना सकते हैं। और अब जिंक से कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोपोएटिव आ जाएगा तो इसको कैथोड बनना पड़ेगा, बोलिए हाँ। तो इससे कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोपोएटिव रहेगा तो ऑब्वियसली वो अपना ऑक्सीडेशन करेगा, तो इसको क्या होना पड़ेगा? रिडक्शन होना पड़ेगा। ये दोनों भी हो सकता है। वैसे ही कॉपर एंड, करेक्ट, वैसे ही सिल्वर एंड या एसन एंड, बहुत सारा एग्जाम्पल है, कितना लिख लीजिए। ये था वन ऑफ द कैटेगरी। बोलिए शिव, शिव कॉपर का, कॉपर 3+ तो नहीं होता है, कॉपर प्लस या कॉपर 2+ होता है। क्यूप्लस और क्यूप्रिक का ही तो लिखे वहाँ पे होता है, जब हुआ होगा तो देखा जाएगा, हो सकता है। चलिए ऑर्गेनिक का पूरा क्वेश्चन बैंक नीट का मैं क्लास में सॉल्व कर दूंगा, एक एक चैप्टर का क्वेश्चन बैंक मैं बोल रहा हूँ, असाइनमेंट नहीं, सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस के लिए कि जो मैंने पढ़ाया कहाँ कहाँ पे क्या पढ़ाया था। इतना आसान आसान क्वेश्चन है, यू कांट बिलीव। बस नोट्स मेरा फॉलो करते रहिए, एक एक लाइन। चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ देखिए,
गैस एंड इट्स आयन। देखिए इस कैटेगरी में बोला गया है गैस एंड इट्स आयन। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ गैस के नाम पे सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही रहेगा, ऑक्सीजन गैस भी हो सकता है, ऑक्सीजन गैस भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग को फ्यूल सेल भी तो पढ़ना है, राइट। लेकिन नहीं, गैस एंड इट्स आयन में सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो हाइड्रोजन गैस है। सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? हाइड्रोजन गैस। तो एक एग्जांपल के तौर पे तो गैस एंड इट्स आयन में जो गैस रहेगा उसी का आयन लेते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर गैस मेरा हाइड्रोजन है तो आयन कौन सा लेंगे? H+, करेक्ट। अब इसको प्रेजेंटेशन एक बार करके देख लेते हैं। बट प्रेजेंटेशन से पहले यहाँ देखिए भाई, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। आप तो भेजें गैस के नाम पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, करेक्ट। और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को H+ बनने के लिए सबसे पहले एटम में कन्वर्ट होना पड़ेगा, बोलिए हाँ, करेक्ट। और इस बॉन्ड का ब्रेक करने के लिए कम से कम टेम्परेचर शुड बी मोर देन 650 डिग्री C चाहिए। कितना? उससे भी ज़्यादा। तो आप ऐसा बैटरी बनाना पसंद करेंगे जिसको 600 डिग्री तक गर्म करें तब वो काम करना शुरू करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब सर ये तो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। तो एक्चुअली उसका भी एक उपाय निकाला गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े निकल NiS2। तो एक्चुअली प्लैटिनम निकेल के जैसा ही एक रोल प्ले करता है प्लैटिनम। अब प्लैटिनम के सरफेस पे पोर डेवलप होता है। क्या रहता है? एक टर्म होता है एब्जॉर्प्शन, सरफेस केमिस्ट्री तो पढ़े होंगे थोड़ा बहुत आप लोग। एक होता है एडजॉर्प्शन। दोनों बेसिक डिफरेंस क्या है? रसगुल्ला बनाए और चीनी के रस में डाल दिए, उसमें रसगुल्ला के अंदर तक रस जाएगा, एब्जॉर्प्शन। और रसगुल्ला के ऊपर एकदम ऊपर सिर्फ क्रीम लगा दिए, सरफेस पे सिर्फ रहा, तो क्या बोलिएगा? एडजॉर्प्शन, राइट। तो एक्चुअल में सरफेस पे क्या बना रहता है? पोर। और उस पोर मतलब होल, छोटा छोटा, और उसका साइज हाइड्रोजन एटम के ऑलमोस्ट बराबर रहता है। तो और बॉन्ड इज जस्ट लाइक स्प्रिंग। तो एक एटम यहाँ पे फंस गया, एक एटम यहाँ पे एडजॉर्ब हो गया, राइट। और अगर ए लेंथ ग्रेटर देन अगर बॉन्ड लेंथ हो गया तो ऑलरेडी स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा, राइट। और ड्यू टू प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन विदाउट डिमांडिंग सो मच एनर्जी, 25 डिग्री C पे ही ब्रेक हो जाता है। कितना भाई? देखिए दिस इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पे किसका काम करता है? एक है कैटलिस्ट। एक्चुअली जो काम 650 पे भी डिफिकल्ट था वो काम रूम टेम्परेचर पे हो गया, राइट। दैट्स वाई अगर हम लोग गैस एंड इट्स आयन लेंगे तो डैम श्योर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए कुछ ना कुछ इस टाइप का चीज़ यूज़ करना पड़ेगा। और अगर यूज़ नहीं करेंगे तो ब्रेक, और जब तक एटम में कन्वर्ट नहीं होगा तो आयन में इमेजिन करेंगे। और एटम में कन्वर्ट होने के लिए इस बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा। इस बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए यहाँ पे कौन सा प्रोसेस करवाना पड़ेगा? एडजॉर्प्शन। ये बात समझ में आ गया? तो लिख लीजिए। तो अगर हम लोग इसका प्लैटिनम का यूज करते हैं, प्लैटिनम, तो यहाँ देखिएगा एडजॉर्प्शन के लिए हम लोग प्लैटिनम का वॉल्यूम का यूज कर रहे हैं या सरफेस का? बोलिए सरफेस का। 9th क्लास में ऐसा मैथ बनाए हैं कि एक स्फीयर को तोड़कर 4 स्फीयर विदाउट चेंजिंग द मास, किसका एरिया ज़्यादा रहेगा? सरफेस एरिया। टोटल मास m है, यहाँ पे m/4 कर दिए, m/4 कर दिए, m/4 कर दिए और m/4 कर दिए। और इसका एरिया अगर A2 है और इसका एरिया A1 है तो A1 और इन चारों को मिलाकर 4A2, कौन सा वैल्यू ज़्यादा रहेगा? जाके मैथमेटिकली प्रूफ कीजिएगा। ये ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा रहता है, करेक्ट। इसका मतलब है कि सपोज कीजिए किसी मेटल का मुझे एरिया यूज करना है, राइट। तो उसका एक बड़ा सा टुकड़ा डाल दें या उसका पाउडर फॉर्म डालें?
छोटा छोटा पार्टिकल बनाकर डालना सही रहेगा या टुकड़ा डालना सही रहेगा? पार्टिकल बनाकर। क्या बनाकर डालना रहेगा? पार्टिकल। करेक्ट है ना? देखते हैं, ऐसे सोचिए, 1 मिनट के लिए मैं सब्जेक्ट से अलग जा रहा हूँ, हालांकि वो सब्जेक्ट का पार्ट ही है। और ये आपको ये यहाँ देखिए सरफेस टेंशन नाम सुने हैं? राइट। एक बड़ा सा पानी का ड्रॉपलेट है और उसका छोटा छोटा ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर दें 10 ड्रॉपलेट में, तो कहाँ का सरफेस एरिया ज़्यादा? और एक होता है सरफेस एनर्जी। क्या होता है? सरफेस एनर्जी होता है सरफेस टेंशन इनटू एरिया, राइट। तो यहाँ पे इन सबका मिलाकर सरफेस एनर्जी ज़्यादा और यहाँ पे सरफेस एनर्जी कम। तो भाई अगर इसका टेम्परेचर T1 डिग्री था तो इसका टेम्परेचर क्या T1 डिग्री रहेगा या थोड़ा कम हो जाएगा? वहाँ के हीट को ही तो एब्जॉर्ब करके सरफेस पे एनर्जी डाल दिया, राइट। दैट्स वाई ये जो पार्टिकल है ज़्यादा गर्म फील होगा या थोड़ा ठंडा फील होगा? दिस इज रीजन कि शावर का कॉन्सेप्ट आया, छोटा छोटा पार्टिकल में गया, राइट। तो फर्स्ट टाइम कंपनी बनाया हो तो कुछ तो सोच कर बनाया होगा, समझे बात? मैंने यहाँ पे बताया कि एक्चुअल में प्लैटिनम का जो पार्टिकल रहता है उस पार्टिकल पे छोटा छोटा होल रहेगा, पोर, और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एटम इस पोर में जाकर फंस जाता है, करेक्ट। सरफेस पे ही रहता है, लेकिन सरफेस पे जाकर अगर फंस गया उसमें तो उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? इसमें समझ लो तो कोई बड़ी बात था नहीं। लेकिन अगर इसके बीच का जो लेंथ था वो अगर बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा हो गया, इस बॉन्ड में स्ट्रेचिंग आ गया, रबर को आप तोड़ना चाह रहे हैं तो स्ट्रेच कर दिए तो टूटने में और आसानी हो जाएगा। तो इफ़ दिस लेंथ आर ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ, जो उसका नेचुरल बॉन्ड लेंथ था उससे अगर ज़्यादा है तो 25 डिग्री सी पे ही ये ब्रेक कर जाता है। अरे मैं खुद की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे प्लैटिनम का ये एडजॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं करते तब कैसे टूटता? तो भाई इसको ब्रेक होने के लिए तब क्या करना पड़ता? ऑसिलेशन करना पड़ता और एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। उस एम्पलीट्यूड को रीच करने के लिए इतना डिग्री चाहिए, लेकिन जो काम 65 डिग्री पे इस प्रोसेस से होता है ऐसे होकर वही प्रोसेस जस्ट वाई द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन हो जाता है। दिस इज द वजह, कहीं पे भी अगर हाइड्रोजन को मुझे ब्रेक करना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एटम में, और टेम्परेचर कम देना है तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। प्लैटिनम एज ए कैटलिस्ट है, निकेल प्लैटिनम या प्लैडियम, ऑर्गेनिक में इसमें बहुत और पढ़ाऊंगा इसको, उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया है? अब डायग्राम बनाइए। डायग्राम ड्रॉ कीजिए। बात मत कीजिए।
देखिए स्टूडेंट, इसमें कंस्ट्रक्शन में किया क्या जाता है कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस को भेज रहे हैं, राइट। एक मिनट, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज हाइड्रोजन गैस यहाँ से जाएगा, समटाइम्स यहाँ से हाइड्रोजन गैस आ भी सकता है, राइट। जहाँ पे H2 को H+ बनना है, H2 को H+, तो H2 कन्वर्टेड इनटू H+, ऑक्सीडेशन होगा, तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहाँ से भेजना पड़ेगा, राइट। और जहाँ पे H+ कन्वर्टेड H2, रिडक्शन में आएगा या जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, करेक्ट। तो यहाँ से जो भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे तो हम लोग प्रेशर मेजर कर सकते हैं भाई, किसी चीज़ में अगर आप एयर भेजते हैं, राइट, फूकना पड़ता है तो प्रेशर से करते हैं ना काम, तो ये प्रेशर हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे, कर सकते हैं कि किस प्रेशर से हम लोग हाइड्रोजन गैस को यहाँ से भेज रहे हैं, इट राइट। यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया तो यहाँ पे हम लोग एक प्लेट रखते हैं, और इस प्लेट पे हम लोग यहाँ पे प्लैटिनम ब्लैक का पार्टिकल, कौन सा, प्लैटिनम ब्लैक का मतलब है छोटा छोटा प्लैटिनम का पार्टिकल इस प्लेट पे डाल के रखते हैं, वजह ये हाइड्रोजन गैस इस प्लैटिनम पार्टिकल पे आकर बैठ जाए। तो सर आप बोलें सर एक तो पार्टिकल है उस पर एटम आके बैठेगा, ऐसा लग सकता है। तो भाई पार्टिकल, जस्ट इमेजिन वैसा पार्टिकल जिसका रेडियस 1 mm, कितना सर, वेरी टीनी पार्टिकल। तो भाई जिसका रेडियस 1 mm है, आपको नहीं कहा कि ये वैल्यू इसके जस्ट अर्थ के जैसा दिखेगा, हाँ या ना। ये कुछ ऐसा ही है ना कि हम लोग अर्थ के लिए क्या चींटी के समान है, क्योंकि उसका रेडियस कितना है 64 किलोमीटर, सॉरी 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, 64 नहीं 6400, वही बात तो है भाई। इसलिए ये नहीं सोचना कि पार्टिकल पर सर एटम कैसे आ जाएगा, तो उस पार्टिकल के लिए उस एटम के लिए पार्टिकल जस्ट बिहेव लाइक अर्थ, एग्री। अर्थ की एटम का रेडियस कितना 10⁻⁻12 का ऑर्डर का, अब पार्टिकल का अगर रेडियस 1 mm भी मानते हैं या ½ mm भी मानते हैं तब भी उसको अर्ली अर्थ के जैसा है, इसलिए नहीं कि हाँ पार्टिकल पे आके नहीं बैठ सकता है, एग्री। तो यहाँ पे आकर कौन सा प्रोसेस, इस प्लैटिनम पार्टिकल पे हाइड्रोजन का क्या होगा, एडजॉर्प्शन, और उससे होगा क्या, मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटम पे। उसके लिए टेम्परेचर का जस्ट रिक्वायरमेंट क्या है 25 डिग्री सी। तब इसका रोल समझ में आ गया, मैं लिखवा दूंगा, पहले समझ लीजिए, हो गया। चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इन्वॉल्व क्या हो रहा है सर, हाइड्रोजन गैस और उसका आयन। तो क्या गैस का रॉड बना सकते हैं, गैस का रॉड बनेगा भाई, H+ तो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड का रॉड बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। तो ना गैस को बनाएंगे ना H+, क्योंकि रिएक्शन यही होने वाला है, H2 कन्वर्टेड इनटू H+ या H+ कन्वर्टेड इनटू व्हाट, H2, और दोनों में कोई सॉलिड फॉर्म में है नहीं है। तो मुझे एक वायर का रिक्वायरमेंट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन को भेज सकते हैं। दिस इज द वजह कि हम लोग एक प्लेटिनम वायर यूज करते हैं। और समझ में आ गया कि हाइड्रोजन से आयन में हम लोग एक वायर का यूज क्यों करते हैं, और उसमें भी बहुत सोचकर यूज़ किया जा रहा है। यस, मान लेते हैं कि नहीं सर कोई भी वायर यूज़ करना है, आयरन का लेते हैं, तो मुझे वहाँ पे इन्वॉल्व करना था हाइड्रोजन का रिएक्शन, और आयरन भी अगर रिएक्शन का पार्ट बन जाए तो सही काम रहेगा। आपको सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन भेजने के लिए है ना, कि ऐसा नहीं कि हाँ गए और उसी का पार्ट बन गए। इसलिए उसके लिए सबसे सूटेबल क्या है, हम लोग नॉन रिएक्टिव मेटल सेलेक्ट करते हैं, नॉन रिएक्टिव मेटल का वायर लेते हैं। सोम टाइम्स ग्रेफाइट का रॉड भी लेते रहते हैं, किसका रॉड, ग्रेफाइट का। तो यहाँ पे नॉन रिएक्टिव में सबसे सूटेबल क्या है, प्लेटिनम वायर है। तो अब समझ में आ गया प्लेटिनम वायर क्यों यूज करते हैं, किस पर्पज़ के लिए, जस्ट सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए, करेक्ट है। लेकिन गोल्ड थोड़ा रिएक्टिव है विथ रिस्पेक्ट टू, और प्लेटिनम सबसे महंगा तो प्लेटिनम है भाई। अब उसको कॉस्ट काउंटिंग मत कीजिए, सर इतना महंगा है क्यों यूज करेंगे, आप मार्क्स लाने से मतलब रखिए। गोल्ड तो रिएक्शन कर सकता है थोड़ा, तो अगर प्लेटिनम आप गोल्ड में अगर कंपेयर कीजिएगा तो प्लेटिनम साथ ज़्यादा नॉन रिएक्टिव है,
ज़्यादा नॉन रिएक्टिव का बोल सकते हैं, ठीक है। हालांकि दोनों नॉन रिएक्टिव है, इसलिए तो इतना महंगा है। महंगा होने का पीछे का वजह क्या है? चलिए, तो मुझे लगता है कि आपको अरेंजमेंट समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया कि प्लैटिनम वायर का यहाँ पे क्या रोल है और क्यों यूज करते हैं, राइट। आईसी को क्यों यूज करते हैं ये भी समझ में आ गया है, ड्यू टू नोबल कैरेक्टर। लिखिए, अब एक दो लाइन बना लेते हैं। इन ए गैस एंड इट्स आयन सेल, in a gas and its ion cell, a gas is bubbled into solution of gas ion. A gas is bubbled into a solution of the gas ion with a platinum rod, with a platinum rod हैविंग ए सीट, यहां देख लीजिएगा, यहां देखिए, हैविंग ए सीट कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक, हैविंग ए सीट कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक, कोटेड विथ, यहां देखिए, कोटेड विथ व्हाट? प्लैटिनम ब्लैक। उसी में एक और पॉइंट लिखिए, platinum is used for making electrical contact, platinum are used for making electrical contact because gases are non-conducting, because gases are non-conducting and the platinum do not react with gas ion, and the platinum do not react with gas ion. As it is unreactive metal, as it is unreactive metal. इसमें एक लाइन और लिखते हैं, प्लैटिनम ब्लैक इज यूज्ड ओवर द प्लैटिनम शीट, platinum black is used over the platinum sheet which provide large surface area, which provide large surface area for the process of adsorption, for the process of adsorption of the gases, for the process of adsorption of the gases. तो सारा यहाँ पे क्लियर है, इससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव आएगा तो बन जाएगा। चलिए, अब यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, तो इसमें दो ही चीज हो सकता है ना, या तो एक कैथोड बनेगा नहीं तो एनोड बनेगा। तो इसमें एक ट्रिक ऑलवेज याद रखिएगा, कैथोड या एनोड, तो अगर एनोड बनता है तो प्लैटिनम सबसे पहले दिखाते हैं। ये रिप्रेजेंट करने का कन्वेंशन है, कोई रूल नहीं, लेकिन एक कन्वेंशन तो डेवलप करना पड़ेगा। प्लैटिनम कहाँ रखेंगे? तो प्लैटिनम या तो सबसे लेफ्ट में, जहाँ पे प्लैटिनम इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के लिए यूज होगा, और भी जगह यूज हो सकता है, तो या तो सबसे लेफ्ट में और नहीं तो सबसे राइट में। एग्री? तो मान लेते हैं कि इफ दिस वन वी हैव एज LHE मतलब एनोड, तो वहां पे होगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और क्या बोलेंगे, H2 कन्वर्टेड इनटू व्हाट, 2H प्लस, और इसके सामने हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखिएगा। ये तो लिखने का तरीका हो गया, इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? तो जब आप प्रेजेंट करना स्टार्ट कीजिएगा तो यहाँ पे प्रेशर को लिखना है, प्रेशर को लिखना है, और कन्वेंशन है प्रेशर को ATM में लेते हैं,
ये भी एक रूल है, मैं लिखवा दूंगा लास्ट में, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे प्रेशर को किस में लेते हैं एवरीवन? एटीएम में। और यहाँ पे एटीएम में ही लिखिएगा, कन्वर्ट इनटू व्हाट? H प्लस, और इस कॉन्सेंट्रेशन को बताना है। आपने लिख लिया। अब सबसे पहले किसको लिखेंगे? प्लेटिनम को, ये रूल है। तो आपने किसको रिप्रेजेंट किया? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड। बोलिए, ये ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड। सही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ई नॉट एच प्लस कन्वर्ट इनटू व्हाट? H2। ये क्या रहेगा? और इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ से यहाँ जाके देखना है, लेफ्ट से राइट जाइएगा तब पता चलेगा क्या हो रहा है। H प्लस H2 बनना, रिडक्शन, तो प्लेटिनम सबसे राइट में। एक इसका प्रेजेंटेशन हो गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज कैथोड, इसलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज कैथोड। तो जहां भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे तो प्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं एज एनोड या एज कैथोड हो जाएगा। और यहाँ पे प्रेशर को मेंशन करना है। चलिए स्टूडेंट, अब लिखिए लास्ट वन, मेटल एंड इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट। मेटल एंड इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट। देखिए स्टूडेंट, समथिंग लाइक दिस, कोई एक मेटल है और उसका सॉल्ट है, राइट। सबसे बढ़िया एग्जांपल Ag एंड AgCl है ना, Ag एंड AgCl, करेक्ट। सिल्वर क्लोराइड जनरली वेरी लेस सॉलिड इन वाटर। तो इस केस में एक्चुअली जो सेल बनाया जाता है, तो जो मेटल लेते हैं, करेक्ट, उसी का जो सॉल्ट है उसको यहाँ पे हम लोग पेस्ट करके रखते हैं। पेस्ट करके रखेंगे तो अगर यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन भी है, वाटर भी है, तो इसमें सॉल्युबल नहीं रहेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या रहेगा? AgCl। बट यहाँ पे जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट में जो बेसिक एसिड रेडिकल है, मतलब यहाँ पे अनायन, उसका सॉल्यूशन रखना कंपलसरी है। इसका मतलब मेटल एंड इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट में आयंस किसका रखेंगे? एसिड रेडिकल का। सॉल्ट में बेसिक रेडिकल किसको बोलते हैं? कटायन को बोलते हैं बेसिक रेडिकल। NaCl में Na प्लस कहाँ से आता है भाई? बेस से ना। और Cl माइनस कहाँ से आता है? तो किसी भी सॉल्ट का कटायन को बोलते हैं बेसिक रेडिकल, और किसी भी सॉल्ट का अनायन को बोलते हैं। तो
इस टाइप का हाफ सेल में, और एक कैथोड भी हो सकता है, एनोड भी हो सकता है, बट मोस्टली एक कैथोड के जैसा ही यूज होता है मोस्टली 99% केस में। तो इसमें जो मेटल लेंगे उसका तो इनसॉल्युबल सॉल्ट का पेस्ट यहाँ पे रहेगा। इसमें अलग से कोई प्लैटिनम का रॉड डालने का रिक्वायरमेंट है? इसका तो रॉड बना हुआ है ही, राइट। और ये पता ही नहीं कि सबसे ज़्यादा कंडक्टर कौन होता है? सिल्वर। पता है बात, ये भी ऑब्जेक्टिव है। सबसे ज़्यादा कंडक्टर कौन? सिल्वर। जनरली सिल्वर का फॉयल होता है ना, सिल्वर फॉयल। यस। तो कुछ कुछ जानते हैं फ्रेंड कैसे होते हैं? तो बचपन में एक फ्रेंड सिल्वर का फॉयल ऐसे बना के बोला कि देखो इसको डालो तो कागज ही तो है, करंट का फ्लो हो जाएगा ना भाई, राइट। कितना तगड़ा बिजली का झटका लगेगा। वैसे ही ग्रेफाइट में जो है वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट पेंसिल, ऐसा नहीं सर वो तो कार्बन ही तो है। वो नॉन मेटल होते हुए भी क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ। और उसमें तो वो कंडक्टर क्यों है भाई? कार्बन तो नहीं होना चाहिए था। ग्रेफाइट इज वाई गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ये होता है डिप्लोमेटिक आंसर सर, ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। बोलिए कि उसमें बेंजीन का रिंग रहता है पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है, बिना इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का करंट का फ्लो होगा। ये हुआ सही आंसर। और सर ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, ये हुआ डिप्लोमेटिक आंसर। चलिए, तो अब समझ में आ गया कि यहाँ पे मेटल एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट में किसका एक्वा सॉल्यूशन रहेगा? उसके एसिड रेडिकल का। तो यहाँ पे उसके लिए सिर्फ Cl माइनस तो मार्केट में मिलेगा नहीं, तो उसके लिए आप KCl भी रख सकते हैं। KCl का एक्वा सॉल्यूशन, करेक्ट है ना। और उसके अब यहाँ देखिएगा, तो मान लेते हैं कि ए एज ए कैथोड यूज हो रहा है। मोस्टली कैथोड के जैसा ही हो जाता था, मोस्टली जो होता है उसी को मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। ए सॉलिड है ना, राइट। अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो AgCl प्लस E माइनस। एक मिनट, सिल्वर क्लोराइड में इसका अगर रिडक्शन होता है देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिडक्शन? ये दोनों एक पूरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना। क्या क्लोरीन फर्दर गेन करेगा? ऑलरेडी -1 में है। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स पढ़ा है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो क्लोरीन का, हैलोजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। उससे नीचे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो इसमें गेन कौन करेगा भाई? देन तो सिल्वर प्लस में है, तो सिल्वर प्लस यहाँ क्या बन जाएगा? तो यहाँ जो यहाँ देखिएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन गेन करेगा? Ag प्लस। और गेन करके कहाँ पर रह जाएगा? रॉड पे ही रुका हुआ रह जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। बट इसमें से, इस पार्टनर में से 2 पार्टनर था, उसमें से Ag प्लस तो Ag बन के बैठ गया। व्हाट अबाउट Cl माइनस? यस, सॉल्यूशन में जाएगा। समझ गए? तो जो सॉल्यूशन में जाएगा, ये देखते हैं जिंक Zn एंड Zn2 प्लस, Zn एंड मेटल नीड्स आयन। तो Zn Zn2 प्लस जो गया, तो उसी का हम लोग क्रॉसपॉन्डिंग उसी आयन का सॉल्यूशन रखते थे। वैसे यहाँ पे Cl माइनस जो बन रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे किसका सॉल्यूशन रखना पड़ेगा? Cl माइनस का। करेक्ट, क्लियर हो गया? क्या बोले, फिर से बोलिए। AgCl का सॉल्यूशन बना पाएंगे? सोल्यूबल है, इसलिए किसका बना लेना पड़ेगा? अगर AgCl सोल्यूबल रहता तो इस कैटेगरी का कहलाता ही नहीं, राइट। इसलिए हम लोग मेटल एंड इट्स आयन, बट इसका यहाँ पे किसका है? मेटल एंड इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट। आयन बोल रहे हैं या इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट? इनसॉल्युबल सॉल्ट। इसके लिए यहाँ पे Cl माइनस करने के लिए क्या AgCl का घोल बनाएंगे सोल्यूशन, या उसके लिए अलग से कुछ लेना पड़ेगा? अब आप NaCl भी ले सकते हैं, KCl भी ले सकते हैं। मुझे Cl माइनस से मतलब था, बट Cl माइनस तो सिर्फ Cl माइनस सिर्फ मिलेगा? नहीं मिलेगा। करेक्ट है ना एवरीवन? चलिए, अब इसका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? ये तो हो गया कि सर इसके सामने ऐसे लिखेंगे AgCl कन्वर्ट इनटू व्हाट?
AgCl का रिड्यूस प्रोडक्ट तो ये है ना, ए वैल्यू क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। बट इसका प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसको प्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, AgCl कन्वर्टेड टू व्हाट, Ag, करेक्ट। बट इसमें Cl माइनस को सबसे पहले लिखा जाता है, एक कन्वेंशन है। और यहाँ पे रिडक्शन तो इसका हो रहा है, और एक कहाँ पे जाके बैठ रहा है, बोलिए रॉड पे। AgCl में से Ag कहाँ पे जा रहा है, और Cl माइनस इसका कहाँ पे आ रहा है, सॉल्यूशन में। समझ गए, इन सॉल्यूशन। तो मुझे इस बात का विश्वास, ट्रस्ट हो गया है कि आप लोग एटलीस्ट 3 टाइप का इलेक्ट्रोड जान गए हैं और उसको कैसे लिख सकते हैं। एग्री ना? कौन कौन सा टाइप, मेटल एंड इट्स आयन। दूसरा कौन सा टाइप, गैस एंड इट्स आयन। और तीसरा कौन सा टाइप, मेटल एंड इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट। यही 3 टाइप आएगा भाई, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ मेटल एंड इट्स आयन और दूसरा तरफ गैस एंड इट्स आयन, हो सकता है ना। एक तरफ क्या रह सकता है, मेटल एंड इट्स आयन, फॉर एग्जांपल जिंक एंड इट्स आयन, और दूसरा तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दूसरा तरफ क्या हो सकता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हम लोग कम्बिनेशन कर सकते हैं डिफरेंट, बट एक्चुअली में एट ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल या कम्बिनेशन 3 टाइप का हाफ सेल जो हम लोग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये 3 टाइप था। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रोड 2 टाइप का, कैथोड एंड एनोड। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रोड कितने टाइप का, 3 टाइप का। और तीनों टाइप क्या बन सकता है, कैथोड भी बन सकता है और एनोड भी बन सकता है। चलिए आज का क्लास इतना ही।